बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट वन डायमेंशनल मोशन। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो मोशन है उसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, पाथ के लिहाज से, उसकी पीरियोडिसिटी के लिहाज से, उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिहाज से। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन टाइप्स ऑफ द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन। डायमेंशन के लिहाज से जो है हमारी मोशन की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। उनमें से जो सबसे पहली है दैट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। आज हम उसकी बात करेंगे। This topic is related to our course, that is Fundamentals of Mechanics, PHY 321, BS Orthotics Prosthetics, first semester morning, fall 2021. So in the last lecture, we have discussed about what is motion, what is the types of the motion, and what are the particular types of the motion with respect to the path, periodicity, and the speed. तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है मोशन और उसकी टाइप्स को पढ़ा था। आज वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायनेमिक्स फर्स्ट। व्हाट इज द बेसिक टाइप ऑफ द मैकेनिक्स जो है, स्पेशली जो डील करती है डायनेमिक्स के साथ, तो उसकी तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के वाले से हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक्स एंड हम काइनेटिक्स के लिहाज से बात करेंगे कि जो डायनेमिक्स है इसको हम दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एज यू कैन सी हियर, दैट इज द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन इन स्पेशल। आप जो है हम वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर बात करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से बात करेंगे जो कि वन डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिक्स। द मैकेनिक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द मोशन जो है हम इसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच या फर्स्ट टाइप ऑफ द मेन कैटेगरी इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो है नाम से ही जाहिर है कि ये मोशन से रिलेट करता होगा। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट मोशन एंड अदर फिजिक्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो ज़्यादातर जो है ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि मोशन के साथ और मोशन से रिलेटेड फिजिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है। हम उसको डायनेमिक्स कहते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। Kinematics is a part of dynamics. In kinematics, you are interested in description of the motion, not concerned with the cause of the motion. तो ये बात नोट कर ले। हम डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर जो है हम मोशन को डिस्क्राइब करने के अंदर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट वी डोंट हैव कंसर्न विद दैट कि बॉडी मूव कैसे की है। हम ये तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर कि आपकी बॉडी जो है ये मूव कैसे करती है, और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका टाइम इसको कितना लगेगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए। बट फॉर द केस अगर हम ये कंसर्न रखें कि आप ये बॉडी को मूव किसने करवाया, कौन सी एजेंसी है जो इसको मूव करवा रही है, तो वो काइनेमेटिक्स के साथ डील नहीं करती। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, टू फाइंड आउट द रीजन दैट, और इसको प्रूव करने के लिए कि कौन सी एजेंसी थी जिसने बॉडी को सबसे पहले रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में लेके आई है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। और फोर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो काइनेटिक्स के अंदर डील किए जाते हैं। So the kinetics is the part of dynamics which is in which we are interested in the description of the motion as well as the concern of the cause of motion, and as well as we concerned with the cause of motion and their origin. तो हम एक तो है कि मोशन हुई कैसे है, सेकेंडली उसको ओरिजिनेट कहाँ से किया गया है। तो इन सब का आंसर जो है इट्स गिवन बाय द फोर्स। तो फोर्स ही वो एजेंसी होती है जो किसी भी बॉडी को जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील कराती है। आइदर इट इज ऑन रेस्ट और इट इज इन मोशन। तो उन सबको जो है वो स्टेट इस हवाले से ही हम डील करवा सकते हैं। सो एज यू कैन सी है, डायनेमिक्स को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द कॉल्ड काइनेमेटिक एंड द सेकंड वन इज द कॉल्ड काइनेटिक्स। तो हमारा जो इनिशियल पार्ट है वो इस काइनेटिक्स के साथ डील करता है, तो वी विल कंसर्न अबाउट द काइनेमेटिक्स। तो हम काइनेमेटिक्स के हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। सो द मोशन के हवाले से देखा जाए तो मोशन को हम डायमेंशंस के लिहाज से तीन कैटेगरीज बना सकते हैं: वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड द थ्री डायमेंशन। So this is called the one-dimensional motion, this is called the two-dimensional motion, and this is called the three-dimensional motion.
तो वन डायमेंशनल मोशन कैसी होगी? अगर आप यूँ समझ लें कि ऐसी मोशन जो लाइन में होगी, जो एक लाइन में वन डायमेंशन के हिसाब से लिखी जाएगी, हम उसे क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो मोशन होगी जिसके अंदर बॉडी जो होगा वो एक लाइन को फ़ॉलो करता हुआ पाया जाएगा। टू डायमेंशनल मोशन कौन-सी होगी जी? टू डायमेंशनल मोशन आपके पास वो होगी जिसके अंदर आपके पास जो है बॉडी क्या कर रहा होगा, वो किसी न किसी और लाइन के हिसाब से या फिर आपके पास किसी न किसी प्लेन के फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। इट इज़ कॉल्ड द लाइन मोशन, इट इज़ कॉल्ड द प्लेन मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन जो होगी इन व्हिच द बॉडी विल फॉलो द स्पेस पैरामीटर्स और स्पेस के हवाले से हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो उस हवाले से जो है हम उसको स्पेस वाली मोशन के हिसाब से डील करेंगे। तो इसके मुताबिक जो है वो लाइन मोशन, प्लेन मोशन एंड द स्पेस मोशन के ऊपर बात करेंगे। तो उस हवाले से जो है आपके पास वन डायमेंशनल केस आ जाएगा। वी हैव हियर द टू डायमेंशनल केस for the case of plane motion and for the case of space motion we have the three dimensional case. So for the case of the one dimensional motion, the motion of the object along one dimension is called the वन डायमेंशनल मोशन और ये वो मोशन होगी जिसके अंदर बॉडी जो होगी वो एक डायमेंशन के अंदर मूव करती है, एक लाइन में मूव करती है। इट इज कॉल्ड दी वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल द ट्रेन मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये आपके पास क्या होगी जी? ये वन डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। अ कार ट्रैवलिंग ऑन द रोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन। सर अ बॉय वॉकिंग ऑन द रोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो इस हवाले से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इफ वी कंसर्न अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जो कि लाइन के अंदर होती है। सो द लाइन इन कंसर्न विद द वन डायमेंशन, दैट्स व्हाई वी हैव हियर द वन डायमेंशनल एनालिसिस और वन डायमेंशनल मोशन। तो आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन के साथ डील कर सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन एक्चुअली तौर पे आपके पास क्या होती है? वन डायमेंशनल मोशन होती है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ लाइन इन सच अ वे दैट, so you can say here, see here the previous definition of the translating motion, जिसके अंदर आपके पास line in a such way that every point of the object moves through the same distance in the same time, then the motion of the object is called the translating motion. And let us consider, for example, we have the previously quoted example about the car and car driver. You can see here the car driver moves its position from position 1 to position 2. In the same time, the car and the driver change their position. So it is exactly in the line form. So you can say that the car is moving in a straight line. So that's why it is a translatory motion and it is also the example of the one dimensional motion. तो ये कार की जो मोशन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस हवाले से जो है यू कैन से हियर कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और अलोंग द सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। सो वी कैन हैव हियर अ वन डायमेंशनल मोशन। तो इस हवाले से आपके पास जो है ये वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल के तौर पर स्टडी किया जा सकता है। सो द ट्रांसलेटरी मोशन विद एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो वी हैव द प्रीवियसली एग्जांपल एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री जो है, a boy walking on the road, a man pushes the box from one corner of the room to the other corner। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास थी। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी वी हैव डिस्कस अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन एंड द रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो उस हवाले से जो है वो आपके पास है। इफ द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉय इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then it's said to be the linear motion, or you can say here, or it's a totally one dimensional motion, just like you can say और आपके पास एप्पल है, इसकी जो मोशन है अलोंग वाई एक्सिस कही जा सकती है। इट्स अलोंग द बॉक्स मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस है एंड द स्टूडेंट्स आर पासिंग देयर मार्च अलोंग द लाइन, so it's also the one dimensional motion। so अगर आप गौर करें तो इस पोजीशन में हमें ये पता लग रहा है कि आपके पास या तो मोशन एक्स के लॉग भी हो सकती है, वाई के लॉग भी हो सकती है, जी के लॉग भी होती है, बट डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप किसी के लॉग भी बॉडी मूव कर रही हो, बट बॉडी की एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा मोशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्स के लॉन्ग है तो इट शुड बी ऑन अलोंग ओनली ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो इट शुड बी अलोंग वाई एक्सिस। अगर वो जी एक्सिस के अलोंग है तो इट शुड बी अलोंग क्या होना चाहिए? जी एक्सिस होना चाहिए। तो आप इन तीनों डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन के हिसाब से चल सकते हैं और बाकी वाली डायमेंशंस के अंदर इसकी मोशन नहीं होनी चाहिए। लेट्स अगेन चेक द सेम फॉर्मेट दैट क्या आपके पास जो है वो प्रीवियसली
जो फॉर्मेट था उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मोशन थी जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास मोशन जो होती है वो अलोंग द कर्व भी हो सकती है। अगर आपकी जो लाइन है वो कर्व फॉर्म है तो ये क्या भी है, ये भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। बट द अगेन इज दैट कि व्हेन यू आर चेजिंग द रोड देन द एक्स इज द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सिंगल एक्सिस। तो ये आपके पास क्या होगा जी, ये वन डायमेंशनल मोशन हो सकती है। बट फॉर द केस ऑफ दिस फॉर्म कि जैसे ही बॉल बॉय ने किक मारा है फुटबॉल को और फुटबॉल इज गोइंग अपवर्ड हेयर, so as you can see here there are two types of the motion. The football is traveling along y-axis as well as the football is traveling along the x-axis. So you can see here कि एक तो फुटबॉल की हाइट भी बढ़ती जा रही है, सेकेंडली क्या है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है। सो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो फुट ये वाली एग्जांपल है एक्चुअली इट्स नॉट अ purely one dimension, it's basically the two dimensional example. So this type of the motion is not called the one dimensional motion type, it's basically the two dimensional motion. So इसका कंसर्न हमारा कंक्लूजन ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम हर तरह की मोशन को भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं कह सकते। सो वी आर नॉट एबल टू से दैट कि आपके पास जितनी भी ट्रांसलेटरी मोशंस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वन डायमेंशन होगी। बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन में बहुत सारी कुछ इमोशंस की टाइप जो होती हैं वो टू डायमेंशन भी हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई we have to be concerned about that the motion should be along in a single axis, either it could be x axis, either it could be the y axis हो सकती है या फिर it could be the z axis है। तो आपके पास ये किसी भी डायरेक्शन में होगा बट इट शुड बी ओनली इन वन डायरेक्शन। सो वो कौन-कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कंसर्न रखती हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए एस्टिमेट करने के लिए ज़रूरी हैं। इट्स बेसिकली द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको सबसे पहले बॉडी की पोजीशन का पता होना चाहिए। देन यू हैव टू नो दैट कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कितनी की है। दैट इज़ द चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी एंड द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो आपको इन सारी चीज़ों की एस्टिमेशन का पता होना चाहिए। सो वी हैव अ रिव्यू ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोजीशन, the position of the body depends upon the surrounding, that is the more important thing, and the frame of reference of the body. So हजारी बात है, हम हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉडी ए इज बॉडी इज रेफरेंस टू द बॉडी पी। तो आपने किसी ना किसी रेफरेंस की बात करनी होती है कि आप किस लिहाज से जो है वो ए या बी की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो पोजीशन होगी उसको हम उस बॉडी की पोजीशन के हिसाब से कहेंगे कि ये आपके पास इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है। इसके लिहाज से इसका मतलब हमें कोई ना कोई रेफरेंस के लिए एक पॉइंट बनाना पड़ेगा and this particular point is known as frame of reference. So let's start with the basic example. Here we have a x1 position. ये जो है आपके पास सबसे पहले अगर आप गौर करें तो हमने एक लाइन ऑफ एक्सिस बनाई हुई है, दैट इज दी अलोंग एक्स एक्सिस है जी ये वाला हमारे पास। और ये वाला आपके पास क्या है जी, वर्टिकल एक्सिस है, इट इज कॉल्ड दी वाई एक्सिस। तो ये आपके पास क्या है जी, वाई एक्सिस है। अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया और ये आपने एक पोजीशन बना ली है, दैट इज द कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, इट इज कॉल्ड दी ओरिजिन। तो ओरिजिन के हवाले से जो है हम देख सकते हैं कि एक्स आई जो है एक्चुअली इट इज बेसिकली द इनिशियल पॉइंट। आई स्टैंड फॉर द इनिशियल एंड एफ स्टैंड फॉर द फाइनल पोजीशन। तो उस हवाले से हमारे पास जो है एक्स आई और एक्स एफ जो है दैट इज कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास देख सकते हैं कि एक बॉडी पर्सन जो है वो रनिंग कर रहा है और रनिंग करने के लिहाज से उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो एक्स आई लिया गया है। अब ये बॉडी जो है या ये पर्सन जो है वो जॉगिंग ट्रैक के ऊपर एक्स आई पोजीशन से एक्स एफ पोजीशन पे जा रहा है और इसको हम लोकेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिहाज से देखा जाएगा तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। आपने ओरिजिन के लिहाज से देखना होगा कि इसकी पोजीशन क्या बनती है। तो आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ओ से लेके एक्स आई तक, तो दैट इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। तो फिर ओ से लेके एक्स एफ तक, दैट विल बी द सेकंड पोजीशन ऑफ द वेक्टर। सो दिस विल बी द केस फॉर द इनिशियल पोजीशन एंड दिस विल बी द फॉर द फाइनल पोजीशन। तो आप इसको एक्स एफ लिख सकते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं। तो उस हवाले से ये आपके पास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन आएगा।
तो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन डायमेंशन हो सकता है। तो ये जैसे आपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है एक्स के अलोंग ली है, इसी तरह यू कैन टेक इट अलोंग वाई एक्सिस और उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। Now the second thing is the displacement. The change in position of the body with respect to its surrounding or frame of reference is called the displacement है। तो as you can see here, initially जो है वो body जो है वो हमारे पास भी xi unit xi पे lie करती थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो body xy पर। तो how much change has been occurred, that is the change or difference between xf and xi. So it is basically the change will be equal to the xf minus xi, and this delta x will be called as a displacement. So this is called the displacement, and this is basically related to the change in position of the body. So it is called displacement. So it is the displacement which measures the change in position of the body. So defined as a change in position, और f जो है और I जो है, that is the represent the final and initial changes as you can see here. और इसको हमने measure भी किया जाता है, और it could be measured according to the delta x, और delta s जो है वो आपके पास बताते हैं कि ये जो है आपके पास मीटर है, और ये वाला आपके पास क्या है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है। तो इसकी मेजरमेंट का तरीकाकार क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल है। यू कैन सी जो आपके पास जनरली तौर पे ऐसे यूनिट्स के हिसाब से आपकी मेजरिंग जो यूनिट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। इफ़ यू आर यूजिंग विद द सिस्टम इंटरनेशनल विच स्टैंड फॉर द मीटर किलोग्राम सेकंड, तो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये मीटर में मेजर किए जाएंगे। If you are working with the centimeter, then it will be measured in the centimeter for the CGS system. CGS system stand for the centimeter, grams, and the second. And for the case of US customary units, तो आप इसको या फिर आप इंजीनियरिंग यूनिट्स भी कहते हैं कुछ लोग इसको, तो it will be measured in the feet. So the third physical quantity which is very important in kinematics is called the change in, to measure the change in displacement with respect to time, and it will be equal to the velocity. So the velocity of the body is very important in kinematics because it's give the rate of change of displacement with respect to time. So if you want to measure that how much change has been occurred from this to this, it will located with the change in time ti position, and this will be the tf. The ti and tf will be basically the initial time and the final time, so it will relate with the change in time, and this change in the time will be computed as the delta t। तो आप इसको delta t के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कितनी ड्यूरेशन में ये चेंज अकर हुआ है, इसकी जो रेशो है, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। सो यू कैन सी है द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, no sorry, change velocity will be equal to the change in displacement with respect to the time. So the delta x is basically the xf minus xi, while the delta t is equal to tf minus ti। तो उस हिसाब से आपके पास ये हो जाएगा। The direction will be the same। कीप इन माइंड कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट वाली ही जाएगी। सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन विल बी द सेम, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर इट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन एज पर द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की द यूनिट था वो मीटर था, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इट कुड बी रिटन एज मीटर पर सेकंड, ये लिखा जा सकता है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है, या फिर फीट पर सेकंड के हिसाब से लिखा जा सकता है। The fourth one is basically the acceleration. The change in velocity of the body with respect to the time is called acceleration. As you can see here कि बॉडी है उसने आपने इसका टाइम जो चेंज हो रहा है वो भी नोट कर लिया हुआ है, डेट इज द डेल्टा टी। तो उस हवाले से आप देखना चाहते हैं कि इसकी ओवरऑल जो है वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है, तो डेल्टा वी over delta t will be equal to the acceleration on vf minus vi is equal to tf minus ti। तो उस वाले से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी the same as we have the t, but it depends upon the overall change। तो ये could be positive, negative and zero। acceleration जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये और क्या हो सकता है जी, जीरो भी हो सकता है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन आइदर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर बॉडी की स्पीड पॉजिटिव चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी के अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव चेंज आएगा, मतलब डिक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब बॉडी जो है वो स्पीड अप ही नहीं हो रही, उसकी स्पीड कांस्टेंट रह चुकी है। इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा, एज पर ऐसा यूनिट सीजीएस सिस्टम या फिर यूएस कस्टमर यूनिट्स के मुताबिक होगा। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ वेरी कॉमन थिंग्स अबाउट दैट कि डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस जो है वो एक ही बात है। तो कीप इन माइंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी while the distance are the scalar quantity. Similarly, the velocity is again a vector quantity and the speed is the scalar quantity. So they have bounded with the direction explanation, but the distance speed is independent of the direction. So that's why we don't want to mix them because it's very tricky. तो इसको ख्याल रखिएगा चीज़ों को करते हुए। So in the next lecture, we will discuss about the questions of motion, computation there, computation and application. Obviously, in most of the cases, we have to compute the velocity, acceleration, time, factor involved, or position, initial velocity, or such type of things. For to compute such things, we have some particular equations. तो उन इक्वेशंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि हम जो है उनको अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म के क्वेश्चन है, डिस्कशन है, यू कैन आस्क फ्रीली एंड यू कैन जॉइन आवर इंटरेक्टिव सेशन बाय जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।